नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए वोटिंग जारी। 11 जिलों की 51 सीटों पर 608 उम्मीदवार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सेना पर चलीक मामले में महाराष्ट्र और गोवा से 18 लोग गिरफ्तार। पूछताछ के बाद छोड़े गए 350 छात्र। सेना ने रद्द की परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर आईएएस संघ और राज्य सरकार आमने सामने। मुख्यमंत्री समेत किसी का भी मौखिक आदेश मानने से इनकार। राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग। राजकोट और भावनगर से आईएएस से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एटीएस की कार्रवाई। धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की थी साजिश। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक। सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी से हारी हरिका द्रोणवल्ली। विश्व कप निशानेबाजी के फाइनल से चूकी पूर्व चैंपियन हिना सिद्धू। और खबरों की शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। इस दौर के लिए 11 जिलों की 51 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं हैं। मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की गई है और 18,822 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नेपाल से लगने वाले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस दौर में जहां मतदान हो रहा है उनमें बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों की सीटें शामिल हैं। आज ही अंबेडकर नगर की अलापुर विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग होनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत की वजह से यहां चुनाव टाल दिया गया और अब यहां 9 मार्च को मतदान होगा। और आइए हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह से मतदान चल रहा है। अमेठी, अयोध्या और बहराइच में आज वोटिंग हो रही है और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह। लंबी कतारें सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही हैं। नेताओं से ये उम्मीद करते हैं कि जो है बिजली मिल जावे, कारोबार सही नहीं है तो कारोबार मिल जावे। सरकार सही रहे, बहन बेटियों सुरक्षित रहें और ऐसी सरकार हमको बनाना है जो आने वाले देश में और पढ़ाई लिखाई भी सुविधा हो, बच्चे पढ़ने स्कूल जाएं। हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, वाटर सप्लाई, और क्या कहते हैं हम लोगों का कार्ड भी देहाती में है, न शहर में आता है न देहात में आता है। बस यही है कि हमारा लोगों का कार्ड भी दुरुस्त करा दिया जाए, सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। रोडें अच्छी बनाए, बिजली दें 24 घंटे जो है, उसी आधार पर हम लोग और स्नानपारा मतलब बहराइच का विकास हो, इसके लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। जो और इस समय हमारे 2 संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ। श्याम सुंदर फैजाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, पंचानन मिश्रा बहराइच से हमारे साथ जुड़े हैं। जानते हैं इस समय 2 घंटे बाद मतदान किस तरह से चल रहा है। पंचानन, पहले आप बताएं, बहराइच में आपने दिखाया था सुबह से कतार लग रही थी लोगों की, अब 2 घंटे बाद किस तरह की तस्वीरें हैं? तस्वीर वही है प्रीति। सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू नहीं हुआ ये तब से लोग आने लगे थे, तो उसके बाद से तो लाइनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक झलक आपको दिखलाते हैं पीछे, और बड़ी संख्या में देखिए महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में निकल रही हैं। हालांकि जो बहराइच का जो शहर का जो सदर इलाका है वहां लगभग 55% मुस्लिम आबादी है, लेकिन एक बड़ा अच्छा साइन ये है कि कम से कम
महिलाएं बड़ी संख्या में निकलकर अपना वोट कर रही हैं और बात भी करती हैं। वो अगर उनसे कुछ पूछा जाता है किस आधार पर वो वोट कर रही है, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ का कोर इशू है और इसके बाद जो विकास का मुद्दा है वो इस पर पूरी चर्चा हो रही है। तो वोट अच्छी खासी संख्या में पड़ रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 4 चरण थे, उसमें भी शुरू की संख्या में जब सुबह का वक्त होता है तो वोट अच्छा होता है। करीब 12% के आसपास वोट जो मतदान है 2 घंटे में बताया गया है यहाँ बहराइच में, और अच्छा मतदान हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो बड़ी बात यहाँ पर यही है कि लोग चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट हो और बांटने की राजनीति ना हो इसके बारे में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं। 55% आबादी जैसा मैंने आपको बताया, तो सबसे ज्यादा जोर मेरे ख्याल से मतदाताओं का इसी बात को लेकर है। वो नेताओं से उम्मीद करते हैं कि इसकी बजाय बयानबाजी के बजाय विकास पर ध्यान दें। ये मुद्दा यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। पंचनन, फैजाबाद में जानते हैं किस तरह की वोटिंग चल रही है। श्याम, आपने भी काफी उत्साहजनक तस्वीरें हमें दिखाई हैं सुबह से। फिलहाल 2 घंटे बाद अब कैसा नजारा दिख रहा है? देखिए, नज़ारा अभी भी बहुत ही उत्साहजनक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये अंगूरी बाग क्षेत्र है फैज़ाबाद शहर में और अयोध्या विधानसभा सीट पड़ती है यहाँ पर। तो बड़ी तादाद में सुबह 7 बजने से पहले ही मतदाता अलग अलग केंद्रों पर आ रहे थे। और अगर इंतज़ाम की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं, स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। यहाँ पर ईवीएम जो है उनको उनके लिए बैकअप रखा गया है और यहाँ पर वीपैट यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जब आप ईवीएम में वोट डालते हैं तो उससे एक रसीद निकलती है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसी उम्मीदवार को वो आपका वोट गया है या नहीं गया है। कई बार उन मशीनों में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए हर मशीन पर इंजीनियर तैनात किया गया है और साथ साथ बैकअप भी उन मशीनों का रखा गया है। बिल्कुल, यानी तमाम नए तरह के इंतज़ाम और तमाम सुविधाएं भी जैसा लगातार हमें दिखता आया है और तमाम उत्साह भरी तस्वीरें आप लगातार भेजते रहिए। शाम, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पंचनन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहराइच से तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्साहजनक तस्वीरें हैं, मतदाता लगातार घरों से निकल रहे हैं। आज 51 सीटों पर मतदान हो रहा है, 11 जिलों की मतदान यहाँ चल रहा है। वहीं छठे दौर के लिए प्रचार भी अब काफी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर और महाराजगंज में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन रहा। जौनपुर में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जहां केंद्र की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की असफलताओं को उजागर किया। मोदी जी ने ये 2.5 साल के अंदर 93 योजनाएं बनाई है। 93 योजनाएं गरीब के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए। मगर आप तक ये योजनाएं नहीं पहुंचती है क्योंकि बीच में एक समाजवादी पार्टी की निकम्मी सरकार है जो योजनाओं को नीचे नहीं आती। इस मौके पर उनके निशाने पर बीएसपी प्रमुख मायावती भी रही। रैली में अमित शाह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं अखिलेश यादव ने भी महाराजगंज में रैली करके बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को पूरी तरह से असफल करार दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को महाराजगंज में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के बयान पर फिर पलटवार करते हुए कहा कि हम कब्रिस्तान और शमशान की नहीं, लैपटॉप और स्मार्टफोन की बात करते हैं। कहते हैं खाओ गंगा मैया की कसम। और आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब गए थे काशी में चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने हमें बुलाया है। हम कहते इस मौके पर कि अगर काशी में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है तो खाएं प्रधानमंत्री भी गंगा मैया की कसम कि 24 घंटे हम बिजली काशी में नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी तंज किया। उन्होंने बीएसपी और बीजेपी के बीच जुगलबंदी का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। सभी पार्टियां बाकी बचे चरणों में अपने पक्ष में हवा बनाने में लगी हैं। छठे चरण के लिए मतदान 4 मार्च को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बलिया और गोरखपुर में रैली करके केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बलिया में बीएसपी प्रमुख मायावती को सुनने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इस मौके पर उनके निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही। उन्होंने केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपने 3.25 साल के कार्यकाल में एक भी वादा पूरा नहीं किया।
उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अपनी अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। वहीं मायावती ने राज्य की अखिलेश सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में आतंक का माहौल है। मायावती ने समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह पर भी तंज किया। उन्होंने आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ और अहम खबरें। एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस से हाथ मिलाएगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य के सभी 10 नगर निगमों और 25 जिला परिषदों में कांग्रेस से गठबंधन करेगी। इस बारे में एनसीपी और कांग्रेस के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों पार्टियां गठबंधन करती हैं तो 25 जिला परिषदों में 17 में से 18 जगहों पर वो सत्ता में आ सकती है। 17 से 18 जगहों पर सत्ता में आने की उम्मीद जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी गठबंधन को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीएमसी में शिवसेना को समर्थन देने पर शरद पवार ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो स्थानीय स्तर पर इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस ने कर्नाटक की उस डायरी को फर्जी करार दिया है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कथित तौर पर पैसे दिए जाने की बात लिखी हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस मामले को उछाला जा रहा है, लेकिन बीजेपी को इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर की जा रही साजिश करार दिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार को सबूत होने पर कार्रवाई करने की चुनौती भी दी है। डायरी में की गई कथित प्रविष्टियों के मुद्दे पर कर्नाटक में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर विधानसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। If you have facts, take action. What more can I say? The facts are, it's a fake diary. The facts are, it has been planted by the income tax authorities. Not only the state BJP, by national BJP also, national government also. They wanted to malign our Congress party and they wanted to tarnish the image of our government, but they can't succeed. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यालय में एक भी अनाधिकृत कॉलोनी नियमित नहीं हुई है। कांग्रेस ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कल अनाधिकृत कॉलोनियों के प्रधानों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें आने वाले दिनों में होने वाले नगर निगम चुनाव के मद्देनजर ऐसी कॉलोनियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और भविष्य के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई। माकन ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित नगर निगम इन कॉलोनियों के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही ये भी दावा किया कि कांग्रेस के सत्ता से जाने के बाद इन कॉलोनियों में कोई विकास नहीं हुआ। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र और गोवा में सेना में भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कल हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर नासिक, पुणे और नागपुर समेत गोवा में कुछ जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को थाने में कुछ उम्मीदवार प्रश्न पत्र हल करते हुए भी मिले। मामला सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसे अगले महीने दोबारा आयोजित किया जाएगा। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने सेना में निचले पदों पर भर्ती में घोटालेबाजी का खुलासा किया है। रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने इसी सिलसिले में महाराष्ट्र और गोवा से सेना के एक पूर्व कर्मचारी और एक अर्धसैनिक बल कर्मी समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में 350 छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर रैकेट का पर्दाफाश किया है। डायरेक्टर जनरल आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उनके ऑफिसर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। ईमेल से उनके साथ में संपर्क प्रस्तावित करके जो पेपर्स हमें मिले थे वो पेपर्स भी उनको ईमेल किए गए
और एक्चुअली जब एग्ज़ाम हुई तो एग्ज़ाम में जो पेपर आया था वो आए थे वो पेपर्स, और जो ये लोगों के पास में आज रात को मिले थे, अर्ली मॉर्निंग मिले थे, वो पेपर्स बिल्कुल एक जैसे निकले। रविवार को देश भर में 52 केंद्रों पर सैनिक लिपिक, स्ट्रॉन्गमैन और ट्रेड्समैन समेत कई पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए एजेंट ज्यादातर कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस कोचिंग संस्थानों की भूमिका की भी जांच कर रही है। सेना ने भी आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार आईएएस एसोसिएशन ने कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन की गिरफ्तारी को गलत बताया है। एसोसिएशन के सदस्य ने मामले में सीबीआई जांच कराने और सुधीर कुमार की रिहाई की मांग की है। साथ ही सरकार की तरफ से मिलने वाले किसी भी तरह के मौखिक आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। संघ ने यह फैसला भी किया है कि सुधीर कुमार के खाली हुए पद को कोई भी अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन सुधीर कुमार की गिरफ्तारी से नाराज आईएएस एसोसिएशन ने सोमवार को राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। एसोसिएशन के सदस्यों ने राज्यपाल से मामले में दखल देने और सीबीआई जांच कराने की भी मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद आईएएस अधिकारियों ने राजभवन के बाहर सुधीर कुमार के समर्थन में मानव श्रृंखला भी बनाई। आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी भी मौखिक आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया। इस तरह के मामले में जहां आपको मालूम है कि कोऑपरेशन हो रहा है, आपको जो सूचनाएं चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल रही हैं और कोई स्कॉन नहीं कर रहा है और मतलब उस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि हर एक इन्वेस्टिगेशन में हर एक व्यक्ति के अरेस्टिंग ही किया जाए। आईएएस अधिकारी आज सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुधीर कुमार को प्रश्न पत्र लीक मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच टीम का दावा है कि उनके पास सुधीर कुमार के खिलाफ काफी सबूत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात एटीएस ने कल राजकोट और भावनगर से 2 संदिग्ध आईएएस आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाइयों वसीम रामोदिया और नईम रामोदिया पर आईएएस से जुड़े होने का आरोप है। गुजरात एटीएस का कहना है कि दोनों पर पिछले 3 महीनों से नजर रखी जा रही थी और पाया गया कि दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आईएएस के संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध वसीम और नईम रामोदिया पढ़े लिखे हैं। एक भाई एमसीए और दूसरा बीसीए है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि दोनों भाई सुरेंद्र नगर जिले के चोटिला जैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। इनके पास से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। गिरफ्तारी के बाद सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि गिरफ्तार संदिग्धों के पिता ने अपने बेटों के ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल होने की जानकारी से इनकार किया है। हमारी एटीएस की टीम ने राजकोट से 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है। एक का नाम है वसीम आरिफ रामोड़िया और दूसरा का नाम है नईम आरिफ रामोड़िया। दोनों भाई है। अभी एक धार्मिक स्थान पर वो अटैक करने वाले थे। वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली और इनके पास से हमने वर्कआउट किया तो टाइमली हमने ऑपरेशन करके इनको पकड़ लिया है। साहब कोई ने નથી ખબર, મને તો જરાય નથી ખબર, કાંઈ કશે નથી ખબર। આ સવારે પોલીસ આવીને જ્યારે ખબર પડી કે આવું થયું, કારણ કે તમારી જે નામના છે, છાપ છે ને એ સીધી અસર આવી આ છે। ખલાસ થઈ ગયો, મારે ઝેર ખાવા જેવું થઈ ગયું। मणिपुर में रविवार देर शाम 2 पत्रकारों के घर के बाहर बम विस्फोट हुआ। ओकराम छुथेक में एक स्थानीय समाचार पत्र और स्थानीय टीवी चैनल के संपादक के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ। हमले में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटनास्थल से एक जिंदा बम बरामद होने पर बम स्क्वाड को बुलाया गया। पुलिस को शक है कि वारदात को गैर कानूनी घोषित आतंकी संगठन ने अंजाम दिया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। मणिपुर में बीते कई दिनों से विद्रोही गुटों की तरफ से जारी विरोध के चलते आर्थिक नाकेबंदी जारी है। राज्य में 4 और 8 मार्च को मतदान भी होना है। मेघालय के पश्चिमी खासी पर्वतीय जिले में एक ट्रक के पलट जाने से 17 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 62 लोग जख्मी भी हुए हैं। ये सभी लोग ट्रक में सवार थे और चर्च में होने वाली प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे। तेज रफ्तार से जा रहा ट्रक सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकराने के बाद पलट गया। हादसा नुंगस्टाइन के करीब 11 किलोमीटर दूर नांगस्पंग गांव में हुआ है। मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बिजली से महरूम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गांव के लोगों ने बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर कल दिल्ली में प्रदर्शन किया।
ये गांव आजादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हैं। जिले के यजुआर और इसके आसपास के सैकड़ों गांव में बिजली पहुंचने का इंतजार आज तक खत्म नहीं हुआ है। वो अपने जितने भी उनके कागजात है उसमें इलेक्ट्रीफाई दिखाते हैं गांव को। वो ये बता रहे हैं कि आपके गांव में बिजली पहुंच चुकी है, और जो हकीकत ये है कि हमारे गांव में बिजली नहीं पहुंची। एक कहीं स्टेट बोर्डिंग है, वहां उन्होंने लाइट दे दिया, उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है। 89 पेज का ये DPR रिपोर्ट है। ये क्या इनके हिसाब से बिजली आ चुकी है, बट रियल में कुछ भी नहीं हुआ है। ये इलाके एसएल विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्राधिकार के हैं। कंपनी बिहार और केंद्र सरकार के पास सालों से गुहार लगाने के बाद भी ये गांव अंधेरे में डूबे हैं। विडंबना ये है कि यजुआर गांव आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया हुआ है। दिया जो होता है, लालटेन होता है, उससे कितना देर तक पड़ेगा आदमी। बारिश का मौसम है, तुरंत गिर गया, पानी आ गया तो सारे मतलब जो लाइट सिस्टम है सारे बिगड़ जाते हैं। आप सोचो इस खाना बनाने का जो मुद्दा जहाँ तक है सर, आप सोचो कि गांव में कोई तकनीकी नहीं है। 15 साल के लिए एसएल को मुजफ्फरपुर के 8 प्रखंडों में बिजली वितरण, मेंटेनेंस और राजस्व वसूली की जिम्मेदारी दी गई थी। इन 8 प्रखंडों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में बिहार कैबिनेट से मंजूरी लेनी है। इससे पहले एसएल एलएनटी के साथ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करार करना होगा। तमाम तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर प्रशासन जवाबदेही से बच रहा है, जिसकी कीमत गांव के लोगों को चुकानी पड़ रही है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। विदेश सचिव एस जयशंकर कल 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। हाल ही में भारतीय IT पेशेवरों पर हुई गोलीबारी के मद्देनजर विदेश सचिव के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। जयशंकर ट्रंप प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बातचीत में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इसके अलावा H1B वीजा मामले पर भी बात हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद जयशंकर की दूसरी अमेरिकी यात्रा होगी। इसके पहले नवंबर 2016 में भी वो वॉशिंगटन गए थे। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने कल व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। उनके अलावा कई देशों के राजदूतों ने भी ट्रंप से मुलाकात की। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप से शीर्ष भारतीय राजनयिक की यह पहली मुलाकात है। ट्रंप ने शनिवार को सभी नए विदेशी राजदूतों से मुलाकात की। 2002 से 2008 तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे नवतेज सरना इससे पहले इजरायल में भारत के राजदूत रह चुके हैं। अमेरिका में H1B वीजा को लेकर भारतीयों की चिंताओं के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बात खेलों की। भारतीय ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणवल्ली ने विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप का कांस्य पदक अपने नाम किया है। हालांकि कल हुए सेमीफाइनल में उन्हें चीन की टेंग जोई के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। हरिका ने टाई ब्रेकर में कई मौके गंवाए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हरिका ने टाई ब्रेकर की पहली बाजी में जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने सिर्फ 17 चाल में जीत दर्ज की। दूसरी बाजी में भी गलतियां करते हुए उन्हें 4-5 से मैच गंवाना पड़ा। वहीं दिल्ली में चल रही विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को निराशा हाथ लगी है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पूर्व नंबर 1 हिना सिद्धू 0.1 के मामूली अंतर से फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। वो 11वें स्थान पर रही हैं। और अब बात ऑस्कर्स की करेंगे। भारतीय मूल के देव पटेल सह अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार पाने से चूक गए हैं। लॉस एंजलिस में चल रहे पुरस्कार समारोह की श्रेणी में महेशाला अली खिताब जीतने में कामयाब रहे। देव पटेल को फिल्म लायन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामित किया गया था। बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए देव पटेल की टक्कर महेशाला अली, जेफ ब्रिजेस और लुकास हेजेस के साथ थी, लेकिन अली बाजी मार गए। वही फिल्म फेंसेस के लिए वियोला डेविस को सह अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि ईरान की द सेल्समैन विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। खास शख्सियत की बात करेंगे। महान क्रांतिकारी और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की आज पुण्यतिथि है। 23 जुलाई 1906 को जन्मे आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वो 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो आजाद ने उसमें भी सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया। बेखौफ अंदाज वाले चंद्रशेखर आजाद की काकोरी कांड,
सैंडर्स की हत्या, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की क्रांतिकारी वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका रही, जिस वजह से अंग्रेज सरकार को उनकी तलाश थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। 27 फरवरी 1931 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आज़ाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। आज़ाद ने बहादुरी से अंग्रेज पुलिस का मुकाबला किया और आखिरकार उन्होंने खुद को गोली मार ली और देश के लिए कुर्बान हो गए। और आखिर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए वोटिंग जारी। 11 जिलों की 51 सीटों पर 608 उम्मीदवार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सेना पर्चा लीक मामले में महाराष्ट्र और गोवा से 18 लोग गिरफ्तार। पूछताछ के बाद छोड़े गए 350 छात्र। सेना ने रद्द की परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर आईएएस संघ और राज्य सरकार आमने सामने। मुख्यमंत्री समेत किसी का भी मौखिक आदेश मानने से इनकार। राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग। राजकोट और भावनगर से आईएएस से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एटीएस की कार्रवाई। धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की थी साजिश। और विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक। सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी से हारी हारिका द्रोणवल्ली। विश्व कप निशानेबाजी के फाइनल से चूकी पूर्व चैंपियन हिना सिद्धू। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है।